चलिए नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 11 दिसंबर 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी आपको हमेशा की तरह विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, आपको बता दूं, इस तरह की क्लास यानी कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर होती है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है, तो जो प्रीवियस वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। इसका मंथली संग्रह भी आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। यह प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेंडर को भारत में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी या फिर पटना यूनिवर्सिटी की सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया है। देखिए, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था, इसका राइट आंसर होगा रेशमा प्रसाद। कोशिश करें कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार के किस एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई है, जिसके माध्यम से पर्यटक हवाई दृश्य यानी कि एरियल व्यू का आनंद ले पाएंगे। इसका राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है गया एयरपोर्ट से। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि बिहार के गया आने वाले श्रद्धालु या फिर यूं कहें पर्यटक हवाई दृश्य यानी कि एरियल व्यू का भी लुत्फ ले सकेंगे। इसको लेकर 10 दिसंबर 2023 को हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। ये डेट आपको ध्यान रखना, कब से शुरुआत इसकी हुई है और कहां से इसकी शुरुआत हुई है। तो गया एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत हुई है। एक्चुअली यही प्रश्न यहाँ पर पूछा भी गया है। अब यहाँ पे देखिए, हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु गया, बोधगया, राजगीर और गुरपा की पहाड़ियों के एरियल व्यू का लुत्फ उठा सकेंगे। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अगले पॉइंट में हम यहाँ जो बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की, बिहार की, तो दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में जानकारी हमने आपको दिया है। यहाँ पर विकल्प नंबर सी में दरभंगा एयरपोर्ट हमने लिखा है। एक्चुअली दरभंगा एयरपोर्ट से संबंधित आपको जानकारी याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2020 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जो केंद्र सरकार ने दरभंगा सहित अन्य 63 जगहों पे इस हवाई सेवा की शुरुआत किया था और इसी क्रम में दरभंगा एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 नवंबर 2020 को। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो 8 नवंबर 2020 को यहाँ से उड़ान सेवा की शुरुआत हुई थी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत यहाँ से उड़ान सेवा की शुरुआत हुई थी। अच्छा, दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में एक अहम जानकारी है, 2021 में आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 2021 में मैथिली भाषा में उद्घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट बना है। अच्छा, आप लोग देखते होंगे खास करके एयरपोर्ट वगैरह पे या फिर स्टेशन वगैरह पे जहां पर जो अनाउंसमेंट होता है फ्लाइट को लेकर, ट्रेन को लेकर, तो मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था 2021 में। कौन सा एयरपोर्ट? तो दरभंगा एयरपोर्ट। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न एनसीआरबी की रिपोर्ट पे आधारित है। ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार नकली शराब पीने के कारण पिछले साल 2022 में कितने लोगों की मौत हुई है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा एक मतलब शब्द छूट गया है, आप लोग ऐड कर लेंगे। ये बिहार के संदर्भ में है। आपको बता दूं कि हाल ही में जारी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार नकली शराब पीने के कारण पिछले साल 2022 में बिहार के कितने लोगों की मौत हुई। एक्चुअली में यहाँ पर जो बात हो रही है वो बिहार के संदर्भ में बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 134 लोगों की मौत बिहार में हुई है। तो नकली शराब पीने को लेकर जो रिपोर्ट आई है या फिर जो इससे मौत हुई है, इसको लेकर जो एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, वो चीजें यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। हालांकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में कई सारे प्रश्न बिहार के संदर्भ में हमने आपको बतलाए हैं, आपको याद होगा और सभी को आपको ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, एनसीआरबी को इंग्लिश में जो इसका पूरा नाम है यह है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में, देखिए 2022 को लेकर ये रिपोर्ट आया है, तो 2022 के इस रिपोर्ट में देश भर में अवैध व नकली शराब के 507 केस दर्ज हुए थे। यानी कि जो मामला था, जो दर्ज हुआ, जो रिकॉर्ड हुआ, वो 507 था, जिनमें 617 लोगों की मौत हुई और इन 617 लोगों में 15 महिलाएं भी शामिल थी।
ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। 2022 में शराब पीने के कारण जो मामले दर्ज हुए उनमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। अगला पॉइंट है, हालांकि बिहार में एक भी महिला की मौत अवैध शराब के सेवन से नहीं हुई है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें, रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि बिहार में नकली शराब से 134 लोगों की मौत हुई है, जो कि देश में सर्वाधिक है। अन्य राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से तुलना करें तो नकली शराब या फिर यूं कहें अवैध शराब के सेवन से बिहार में जो मौत हुई है 134 लोगों की, ये पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर है। इसलिए यहाँ पर हमने ये लिखा है कि जो देश में सर्वाधिक है। देश में नकली शराब के सेवन से होने वाली मौत के मामले में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर पंजाब है। ये आप नोट करेंगे। अच्छा, अगर बात हो रही है बिहार में शराब की, तो शराबबंदी कानून को लेकर भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो बिहार में 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू किया गया था रिसेंटली, 1 अप्रैल 2016 को। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर और भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि पहली बार बिहार के इतिहास में जो शराबबंदी कानून लागू हुआ था, ये 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी कानून लागू किया था। उन्हीं के शासनकाल में ये 1977 में लागू हुआ था। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 वर्ष पश्चात ही उस कानून को भंग कर दिया गया था, यानी कि जो कानून बना था उसे निरस्त कर दिया गया 2 वर्ष पश्चात ही। लेकिन आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब से लागू है, तो पूर्ण शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से लागू है। यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट हमने लिखा है, एक तो ये और एक ये, यहाँ पर आपको समझना है। अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार के शासनकाल में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2016 को। लेकिन पूर्ण शराबबंदी की बात करें तो 5 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को जो लागू हुआ था, ये आंशिक तौर पर खास करके शहरी क्षेत्रों में लागू हुआ था। लेकिन इसके पश्चात जो 5 अप्रैल 2016 का ये तिथि है, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू हुआ। अच्छा, बिहार में शराबबंदी की बात हो रही है, तो ऐसे में जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस स्लाइड में हमने इसको लेकर जानकारी आपके समक्ष रखा है। आपको बता दूं कि हाल ही में 16 नवंबर 2022 को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया, और इस वर्ष भी 2023 में ये नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। दरअसल बिहार में 26 नवंबर 2011 से ही मद्य निषेध दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि उस समय बिहार में शराबबंदी कानून लागू नहीं था, इसके बावजूद भी 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बिहार में मद्य निषेध दिवस मनाया जा रहा है। आपको यहाँ पर जानकारी जो हमने दिया है कि बिहार में जो आंशिक शराबबंदी लागू हुआ था 1 अप्रैल 2016 को, लेकिन पूर्ण शराबबंदी लागू हुई 5 अप्रैल 2016 को। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, 1970 में मुख्यमंत्री जो थे तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, इनके समय में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, लेकिन 2 वर्ष पश्चात इसे भंग कर दिया गया। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं, इसे ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, ये विमोचन अभी हाल ही में किया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हाल ही में 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद नामक या फिर इस नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अच्छा, इस पुस्तक की बात करें जिसका नाम है नए भारत का सामवेद, आखिर ये क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इस पुस्तक में ये आपको ध्यान रखना, यह पुस्तक देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी भाषण मतलब दिए गए हैं जो खास करके संविधान के संदर्भ में है, तो वैसे भाषणों का इसमें एक प्रकार से संकलन किया गया है। यही इस नए पुस्तक या फिर नए भारत का जो सामवेद जो पुस्तक है, इसकी विषय वस्तु है, इसके बारे में इसमें विस्तार से लिखा गया है। अगले पॉइंट में जो यहाँ पर हम बात करेंगे, वेद की बात करेंगे। चूंकि यहाँ पर सामवेद शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सामवेद जो है भारत के या फिर यूं कहें जो 4 वेद है, इन 4 वेदों में से एक वेद है। सबसे पुराना जो वेद है, सबसे प्राचीन वेद यूं कहें तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को सबसे बाद वाला या फिर यूं कहें आधुनिक वेद कहा गया है। ठीक है, तो ये समझिएगा। अगले कुछ पॉइंट में अगर हम बात करें, इसी से संबंधित है, मतलब इसी से मिलता जुलता है, तो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन वेद वन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था, जिसका उद्घाटन हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा किया गया था। अच्छा, ये भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है और इसके निर्माण पर अगर हम बात करें तो 27 करोड़ रुपए की लागत आई है। पार्क में बरगद, नीम, नारियल और कल्प वृक्ष सहित 50,000 से अधिक पेड़ पौधे हैं, जिनका उल्लेख वेदों में किया गया है। तो वेदों में जिनका भी जिस पेड़ पौधे का उल्लेख है, उसको आधार बनाते हुए इस पार्क का स्थापना किया गया है। और ये कहाँ है, तो वेद वन नोएडा उत्तर प्रदेश में।
और ये भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न में हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रपति की। इस समय जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये कौन है? आप सभी जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू है। और अगर हम बात करें महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से, अच्छा, द्रौपदी मुर्मू जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद, जो कि भारत की 12वीं प्रधानमंत्री थी। लेकिन आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। अब यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट करके हमें ये बताना है कि जो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, वे कौन से राष्ट्रपति थे क्रम में। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी जाइए, वहां पर लिखिए और हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं, अभी जो पिछले वीडियो में, कल वाले वीडियो में एक्चुअली में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बिहार के जो हमने बताया था आपको कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं चंद्रशेखर प्रसाद यादव, और आपसे पूछा था हमने कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, जबकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और अमित शाह जो है ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 70.25 अंकों के साथ भारत कौन से स्थान पर है? देखिए, नवीनतम ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत इस सूची में 7वें स्थान पर है। इसमें लगातार सुधार देखने को मिला है और ये नवीनतम डेटा है, इसके आधार पर इसका राइट आंसर होगा 7वें स्थान पर है, अर्थात विकल्प नंबर बी। आपको बता दूं कि दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP28 में, जो COP28 सम्मेलन आयोजित हुआ दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, यहीं पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 70.25 अंकों के साथ भारत को 7वें पायदान पर रखा गया है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको समझना है। हालांकि अगर हम भारत की दृष्टिकोण से बात करें तो भारत से पहले यानी कि भारत से आगे केवल 3 देश हैं। भले ही भारत 7वें स्थान पर है, लेकिन भारत के पहले केवल 3 देश हैं। पहले स्थान पर है डेनमार्क, फिर एस्टोनिया और फिलीपींस। अच्छा, पहले स्थान नहीं बल्कि जो मतलब इस सूची में जो पहले स्थान पर है, हालांकि पहला स्थान तो खाली है, दूसरा स्थान भी खाली है और तीसरा स्थान भी खाली है, तो उसका चौथे स्थान पर जो है वो है डेनमार्क, और 5वें पे एस्टोनिया और 6ठे पे फिलीपींस। तो इस आधार पर हमने यहाँ पर बोला आपको कि डेनमार्क शीर्ष पर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का जिक्र हमने किया क्योंकि इस बार इंडेक्स में पहले 3 पायदान के लिए कोई भी देश उपयुक्त नहीं पाया गया है, जिस वजह से इस दृष्टिकोण को ध्यान रखें तो भारत अगर देखें तो केवल 3 देशों से पीछे है। वो 3 देश हैं डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस। आई होप कि आप यहाँ पर इसे समझ चुके हैं। तो भारत को जो यहाँ पर अंक मिला वो 70.25 और 7वें स्थान पर रहा। अच्छा, एक चीज मैं बार बार देखता हूँ, बहुत सारे लोगों की जबान से भी सुनता हूँ, जो खास करके पॉइंट वाले अंक होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर बात करें 70.25 की, तो बहुत लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं 70.25। एक्चुअली में ये पढ़ना मैथमेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है। आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं 70.25, यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उसे एक एक करके हमें पढ़ना चाहिए, ना कि पूरा एक साथ। तो मैथमेटिकली इसे गलत करार दिया जाता है। तो 70.25 इसका सही उच्चारण है, ना कि 70.25। ये भी चीज यहाँ पर समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, खास करके बीपीएससी एग्जाम को लेकर, 70 बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में जितने भी छात्र लगे हैं, अब समय आ चुका है कि घर बैठे आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कीजिए। बीपीएससी मेकर ऐप पर यह कोर्स संचालित है। इस कोर्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है, जो कि 17 दिसंबर 2023 से यहाँ पर आपको, ये 17 दिसंबर 2023 को रविवार से यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज की बात करें तो कुल 130 टेस्ट पेपर यहाँ पर ऑनलाइन मोड में आपको मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट से 15-15 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। सेक्शन वाइज आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। प्रश्नों का उत्कृष्ट संग्रह आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस होगा, जिसके माध्यम से समय रहते उसे आप बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जो मॉडल सेट होंगे, बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित होंगे, इसकी संख्या होगी 40। तो कुल मिला के 130 सेट होंगे। इसमें कुछ चीज़ें और भी बढ़ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। ये तमाम चीज़ें टेस्ट सीरीज में इस वाले कोर्स में आपको दिया जा रहा है। अच्छा, इस कोर्स की एक विशेषता यहाँ पर यह भी है कि इसमें सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके का जो हमारा एक स्पेशल नोट्स है
वो भी आपको मिलेगा। और करंट अफेयर्स की जो डेली क्लास आप देखते हैं, तो डेली, मंथली, ईयरली जो भी हमारा नोट्स आता है और एक्सपेक्टेड प्रश्नों का जो श्रृंखला आती है, वो तमाम पीडीएफ आपको इसी कोर्स में मिलने वाला है। और साथ ही साथ इस कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी बीपीएससी का मिलेगा, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। अच्छा, इस कोर्स में आप सभी के लिए एक ऑफर है। ऑफर की बात करें तो ऑफर का लाभ लेने के लिए जब आप कोर्स को परचेज करेंगे तो वहां पर प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे BMTS70, यानी कि BMTS70। इसका इस्तेमाल करने से आपको वहां पर फायदा होगा कि वहां पर जो कोर्स का फी है वो डिक्रीज हो जाएगा। महज 299 रुपये में 12 महीने की अवधि के लिए ये तमाम मटेरियल का आप लोग भरपूर लाभ उठा पाएंगे। और जो नए छात्र होंगे उसे 100 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। और इस ऑफर की बात करें तो 16 दिसंबर 2023 तक ये ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं और केवल 500 छात्रों के लिए उपलब्ध है। ध्यान रखें, पुनः आपको बता दूं कि 16 दिसंबर 2023 तक ये ऑफर का लाभ आप ले सकते हैं और 17 दिसंबर से इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। तो अभी जल्दी करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब बताएं कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है जिन्हें कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अर्जुन मुंडा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि मौजूदा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनका इस्तीफा स्वीकार किया है, और जिसके बाद अभी हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि कृषि मंत्रालय का जो प्रभार है अभी जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनके पास है। ये ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है, साथ ही इसके अतिरिक्त राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों को यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में अगर हम केंद्रीय कैबिनेट की बात करें, हमें लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और बहुत सारे छात्रों को एक्चुअली में यहाँ से कंफ्यूजन भी होता है। जैसे कि वर्तमान में जो भारत के शिक्षा मंत्री ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, जबकि अगर हम बात करें बिहार के शिक्षा मंत्री की तो चंद्रशेखर प्रसाद यादव है। दूसरा है स्वास्थ्य मंत्री, जो कि अगर हम बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की, ये मनसुख मंडाविया है, जबकि बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। और वहीं पे हम बात करें उद्योग मंत्री की, तो केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, जबकि वहीं पे हम बात करें बिहार के उद्योग मंत्री की, तो वर्तमान में जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं ये है समीर कुमार महासेठ। अगला है गृह मंत्री। गृह मंत्री अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री की तो अमित शाह है, लेकिन अगर हम बात करें बिहार के गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्रालय का जो प्रभार है वो नीतीश कुमार के पास है। अच्छा, एक वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुआ था पटना में गांधी मैदान में, जो नए शिक्षकों को जो बीपीएससी के थ्रू बहाल हुए हैं उनमें से एक महिला को पत्रकार पूछती है कि वर्तमान में बिहार के गृह मंत्री कौन है, तो वो नहीं बता पाती है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, जो वर्तमान में बिहार के गृह मंत्री हैं वो कौन है, तो है नीतीश कुमार। हमारा अगला पॉइंट है रक्षा मंत्री। केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। एक और यहाँ पर है वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। लेकिन वहीं पे बिहार के वित्त मंत्री की बात करें तो बिहार के वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, एक जानकारी जो अभी हम यहाँ पर आपको दे रहे कृषि मंत्री के बारे में, तो जो आप सभी जाने कि जो वर्तमान में कृषि मंत्रालय का कार्यभार है वो अर्जुन मुंडा को सौंपा गया है। लेकिन वहीं पे बिहार के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री कौन है, तो कुमार सर्वजीत है। ठीक है, तो कुमार सर्वजीत बिहार के नए कृषि मंत्री हैं। हालांकि इससे पहले जो बिहार के कृषि मंत्री थे वो सुधाकर सिंह थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। अच्छा, यहाँ पर जो हमने शाहनवाज हुसैन लिखा है ये इससे पहले, मतलब जो अभी हमने जानकारी आपको दिया, समीर कुमार महासेठ बिहार के वर्तमान में उद्योग मंत्री है, लेकिन इससे पहले शाहनवाज हुसैन थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि हाल ही में 6 दिसंबर 2023 को जयपुर वैक्स म्यूजियम में किनकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 6 दिसंबर 2023 को, ये तिथि ध्यान रखिए, 6 दिसंबर 2023 को जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ किले में भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
श्रद्धांजलि स्वरूप एक मोम प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया गया, या फिर यूं कहें यहाँ पर एक मोम की प्रतिमा स्थापित की गई। इस प्रतिमा की बात करें तो यह 5 फीट 11 इंच ऊंची है और इसका वजन जो है ये 38 किलोग्राम है। अच्छा, आपको बता दूं कि बाबा साहब की इस मोम की प्रतिमा के बाद जयपुर वैक्स म्यूजियम में कुल प्रतिमाओं की जो संख्या होगी बढ़कर 43 होगी। इससे पहले 42 थी, लेकिन यहाँ पर अब प्रतिमाओं की जो संख्या है ये बढ़कर होगी 43। अगला पॉइंट है, जयपुर वैक्स म्यूजियम दुनिया का पहला मोम संग्रहालय है जो कि विरासत जो स्थल है नाहरगढ़ किले में ये स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, यहाँ पर इस वैक्स म्यूजियम की बात करें तो इसमें जो प्रतिमाएं स्थापित हैं 43 महान हस्तियों की, इनमें कुछ हमने यहाँ पर शामिल किया है। जो सबसे बड़ी है या फिर जो सबसे आकर्षक है वो महात्मा गांधी की प्रतिमा है। और इसके बाद क्रमशः और भी नाम इसमें शामिल है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी आदि की यहाँ पर मोम की प्रतिमा लगाई गई है या फिर स्थापित की गई है। ये चीजें ध्यान रखिए। अगला यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि 5 दिसंबर 2023 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन सी यूनिवर्सिटी देश में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा, देश की बात हो रही है यहाँ पर, भारत की बात हो रही है, तो भारत में शीर्ष स्थान पर रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 5 दिसंबर 2023 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई और रैंकिंग के अनुसार दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है ये देश में शीर्ष स्थान पर रहा। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को ओवरऑल पूरे मतलब दुनिया की जो लेकर जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जारी हुई है इसमें 220वीं रैंक दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है, लेकिन भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। अगले पॉइंट में बात करें, जबकि इस रैंकिंग में टोरंटो यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, उसके बाद क्रमशः कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका दूसरे स्थान पर और फिर तीसरे स्थान पर मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ब्रिटेन है। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में विश्व के 1400 यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय को शामिल किया गया था। हालांकि शीर्ष 100 में किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय का नाम शामिल नहीं है। भारतीय विश्वविद्यालयों में जो नाम शामिल है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो 220वीं रैंक पे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि भारतीय विश्वविद्यालयों में जो अन्य मतलब विश्वविद्यालय की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे को 303वां स्थान मिला, आईआईटी मद्रास को 344वां, आईआईटी खड़गपुर को 349वां, आईआईटी रुड़की को 387 और आईआईटी एक सेकंड यहाँ पर हाँ आईआईटी दिल्ली को 426वां। यहाँ पर आईआईटी दिल्ली की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास को लेकर हमने जानकारी दिया था कुछ समय पहले, आई थिंक कल वाले वीडियो भी हमने आपको बताया था कि आईआईटी मद्रास से पहला संस्थान है जो कि भारत के बाहर तंजानिया के जंजीबार में अपना एक परिसर खोलने को लेकर घोषणा किया था या फिर समझौता किया था। और दूसरा संस्थान है आईआईटी दिल्ली जो कि यूएई में अपना एक परिसर स्थापित करेगा। ये एक हॉट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। फिलहाल हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 8वां प्रश्न है कि किस धर्म के लोगों द्वारा हाल ही में हनुक्का त्योहार मनाया गया है जिसे कि रोशनी का त्योहार के रूप में माना जाता है? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा यहाँ पर विकल्प नंबर ए यानी कि यहूदी धर्म। आपको बता दूं कि हनुक्का जो है इसे चानुका भी कहा जाता है और यहूदी धर्म का यह रोशनी का एक त्योहार है। और यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि इसका आयोजन जो है ये 7 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई जो समाप्त होगा 15 दिसंबर 2023 को। और यहूदी धर्म के बारे में कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर शामिल किया है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं खास करके धर्म को लेकर। जैसे कि यहाँ पर यहूदी धर्म की हमने चर्चा किया है, तो यहूदी धर्म के पूजा स्थल को सिनेगोन कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि यहूदी अपने ईश्वर को अपने गॉड को यहवेह या फिर यहोवा कहते हैं या फिर ये कह के संबोधित करते हैं। यहूदी इस्लाम और ईसाई धर्म की तर्ज पर एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं, यानी कि एक ईश्वर पर भरोसा जताते हैं। अगला पॉइंट है यहूदी धर्म के जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो सबसे प्रमुख है वो है तनक और तालमुद या फिर एक अगला है मिद्रस। ये यहूदी धर्म की प्रमुख कह सकते हैं ग्रंथ हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने एक शब्द का प्रयोग किया एकेश्वरवाद, आपको बता दूं कि एकेश्वरवाद का जो अर्थ होता है एक ही ईश्वर में विश्वास करना या फिर केवल उन्हीं की पूजा अर्चना या फिर उपासना करना। तो यहूदी धर्म इस्लाम और ईसाई की तरह ही एकेश्वरवाद पर विश्वास करते हैं। हालांकि हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म की बात करें हम तो सनातन धर्म में कई प्रकार की ये सारी चीजें हमने हालांकि पहले भी कुछ जानकारी हमें प्राप्त थी। तो जब ये प्रश्न मैं यहाँ पर ला रहा था लिख रहा था
तो तब भी हमने इसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल किया, तो पूर्ण रूप से हिंदू धर्म को या फिर यूं कहें सनातन धर्म को एकस्वरवादी नहीं कहा जा सकता है, यही हमें कंक्लूजन मिला है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न में इतनी सारी जानकारी है, हम यहाँ पर आगे चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में यानी कि दिसंबर 2023 में यहाँ पर विस्फोट हुआ है, बताएं कि यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। देखिए माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो, हालांकि इसको लेकर पहले भी हमने 2-3 बार आपको जानकारी दिया है, आपको मालूम होगा ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है और इसमें लगातार समय समय पर विस्फोट होता रहा है, किंतु 2006 में यह ज्वालामुखी ज्यादा सक्रिय हो गया था और इसी के फलस्वरूप 2010 में इस ज्वालामुखी में एक विस्फोट हुआ था, जिसके कारण 347 लोगों की जान गई थी। ये एक आधिकारिक डेटा है और ये आपको ध्यान रखना है। 2010 में इसमें भयानक विस्फोट हुआ था। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सक्रिय ज्वालामुखी की, तो सबसे ज्यादा एक्टिव जो ज्वालामुखी है, जो एक्टिव वोल्केनो है, वो इंडोनेशिया में ही है। अगला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला पॉइंट है ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी मौना लोआ है, ये हवाई द्वीप अमेरिका में है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इतनी सारी जानकारी ज्वालामुखी से संबंधित कॉमन है, कई बार पूछे गए हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6ठी NSA स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से भाग लिया है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि अजीत डोभाल। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव यानी कि CSC की 6वीं यानी कि 6ठी NSA स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से भाग लिया है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अच्छा, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव यानी कि CSC की बात करें तो इसमें कितने देश हैं, तो इसमें भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका है, यानी कि इसके ये सदस्य देश हैं, जबकि अन्य 2 देश बांग्लादेश और सेशेल्स इसके पर्यवेक्षक देश हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का जो गठन हुआ था, ये वर्ष 2011 में किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया, ये यहाँ पर हमने लिखा है कि इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, जवाबी आतंकवाद यानी कि आतंकवाद के खिलाफ जवाब देना, साइबर सुरक्षा और अवैध आवागमन रोकना और साथ साथ मानवीय सहायता तथा आपदा राहत जैसे सहयोग में या फिर सहयोग के प्रमुख क्षेत्र पर कार्य करने को लेकर इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2011 में। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, विकल्प नंबर डी में यहाँ पर हमने लिखा है एक नाम अजय बंगा, जो कि अभी हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। ये भारतीय मूल के हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। महुआ मोइत्रा को हाल ही में 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से क्यों निष्कासित कर दिया गया? उनकी जो सांसदी है वो रद्द कर दिया गया है, किस मामले में? बहुत ज्यादा खबरों में है, बहुत ज्यादा मीडिया में चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने, तो ध्यान रखिए। इसका राइट आंसर होगा कैश फॉर क्वेरी में संलिप्तता के कारण अभी हाल ही में इन्हें बर्खास्त किया गया है, फिर निष्कासित किया गया है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी घोटाले के आरोप में 8 दिसंबर 2023 को निष्कासित किया गया। दरअसल कैश फॉर क्वेरी यानी कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था। अब ये आरोप कैसे है, मतलब क्या है, ये यहाँ पर देख लेते हैं। दरअसल निशिकांत दुबे जो कि भाजपा के सांसद हैं, इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष है जो कि ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनको 15 अक्टूबर को एक पत्र लिखा था और उन्होंने आरोप लगाया था महुआ मोइत्रा पर कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो सांसद महुआ मोइत्रा है, इन्होंने लोकसभा में हाल ही में 61 सवाल पूछे थे, जिनमें 50 सवाल अडानी ग्रुप पर डायरेक्टली केंद्रित थे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेदाग छवि को घुमिल करने और उनको असहज करने के लिए गौतम अडानी पर निशाना साधा गया है। तो यही वो आरोप है जिसको लेकर अभी हाल ही में बहुत मतलब इसमें विवाद भी छिड़ा था। फाइनली अभी हाल ही में महुआ मोइत्रा की जो संसदी है वो खत्म कर दी गई है। तो जिस वजह से ये खबरों में है, तो मामला यही है कैश फॉर क्वेरी यानी कि पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में जो संसद में सवाल पूछे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो उनकी बेदाग छवि को घुमिल करने की कोशिश की गई है, यही मामला है जिसको लेकर ये सारी चीजें अभी घटित हुई है। तो ध्यान रखिए विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं, हमें लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेत्री लीलावती का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। बताएं कि वे किस भाषा से संबंधित थी, यानी कि किस भाषा की अभिनेत्री थी। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि कन्नड़। आपको जानकारी दे दूं कि प्रसिद्ध अभिनेत्री लीलावती का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कन्नड़ भाषा से संबंधित थे। एक और निधन हुआ है, आपको बता दूं कि इसके अतिरिक्त अभिनेता जूनियर महमूद का 67 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो निधन से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार के सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है। इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जानकारी हमने टेस्ट सीरीज के बारे में आपको दिया था, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बार पुनः बता दूं, ये ऑफर 16 दिसंबर 2023 तक वैध है, केवल 500 छात्रों के लिए है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कीजिए। इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना आप लोग नहीं भूलिएगा, यानी कि इस कोर्स में अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर पाए, इस वजह से ये प्रोमो कोड लाया गया या फिर ये ऑफर लाया गया है। आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। पुनः बता दूं, इसकी शुरुआत जो हो रही है 17 दिसंबर रविवार से हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।